तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। और उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी। हालात ठीक नहीं है, आप सब जानते हैं। लगभग 4 लाख केस रोज़ाना कोरोना के नए सामने आ रहे हैं। 3000 के करीब या उससे ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। ये तो रिकॉर्ड पे है, वरना मौत के आंकड़े कुछ और हैं। असल में उसकी एक वजह ये भी है कि जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं और अगर अस्पताल में उनकी मौत होती है तो उनके रिकॉर्ड तो हैं। जिनकी घर में मौत होती है, ऐसे पता नहीं कितने केस तो मैं जानता हूँ। RT-PCR उनका हो नहीं रहा, लेकिन सिम्टम सारे कोरोना के हैं। 8-8 दिन 6-6 दिन से घर में हैं और अचानक मौत हो जाती है, तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक कि नौबत और हालत ये आ गई है कि ऐसे लोगों की जब मौत होती है जिनका RT-PCR भी नहीं है, रिपोर्ट आई नहीं है, और बिना रिपोर्ट के आपको हॉस्पिटल में कोई लेता नहीं है, एडमिट नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को शमशान या कब्रिस्तान में भी जाकर झूठ बोलना पड़ रहा है कि ये कोरोना के पेशेंट नहीं है, बल्कि कोई शुगर बता रहा है, कोई हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। मतलब कोरोना से छोड़कर बाकी जो आम मौत होती है, सामान्य मौत होती है, जो आम दिनों में हो, तो न शमशान में कोई प्रॉब्लम, न कब्रिस्तान में कोई दिक्कत। लेकिन आज अंतिम संस्कार और आखिरी तदफीन के लिए भी लोगों को झूठ बोलना पड़ रहा है। ऐसे ही एक केस आज भी हुआ सुबह। एक 80 साल की हमारी जानने वाली जिनकी मौत हुई, लेकिन RT-PCR नहीं था। अब पहले तो ये कि कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं, और जब किसी तरह कंफर्म हो गया तो पता चला कि एक शमशान में 2 दिन की वेटिंग है। दूसरी जगह जाकर परिवार को मजबूरी में ये बताना पड़ा, क्योंकि RT-PCR भी उनके पास रिपोर्ट भी नहीं है कि इनकी मौत कोरोना से नहीं हुई। तो ये हालत हो गई। इसीलिए मैं बड़ा आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ख्याल रखें अपना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि सरकार और बाकी लोगों के भरोसे पे रहने का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ करना है हम सबको खुद करना है, और ये हालात कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। दूसरा, आज की मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात। पिछले 3 दिनों से आप में से हज़ारों लोगों ने मेल किए होंगे रोहित सरदाना को लेकर, और फ्राइडे का दिन था, लेकिन आज मंडे है। अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि रोहित सरदाना हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उस मेल के ज़रिए बहुत सारे लोगों ने एक तरफ ध्यान दिलाया। और मेरी आजकल हिम्मत नहीं हो रही है सोशल मीडिया को देखने की, क्योंकि सारी तरफ यही खबरें होती हैं, कोरोना, मौत, गम, दुख, आहें। लेकिन कुछ लोगों ने ध्यान दिलाया सोशल मीडिया की तरफ रोहित सरदाना की मौत को लेकर, और मुझसे पूछा था, कई लोगों ने मुझे पर्सनली भी मेल किया कि रोहित को मौत को लेकर सोशल मीडिया पे कुछ लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक है। मेरा सिर्फ एक चीज़ पे मैं बड़ा यकीन रखता हूँ और मानता हूँ कि जो इंसान किसी की मौत पे खुश हो, मैं उस शख्स को इंसान ही नहीं मानता हूँ। क्योंकि किसी इंसान की मौत पर खुशी होना, जताना, या उसके बारे में कुछ बुरा भला बोलना, ये कहीं है ही नहीं। न संस्कार में है, न धर्म में है, न मज़हब में है। बल्कि ये कहते हैं कि मरने वालों के लिए हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, हमेशा उनके लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से और अफसोस की बात यह कि कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो नफ़रत फैलाते हैं, नफ़रत की बातें करते हैं, और किसी की मौत पर भी खुशी ढूंढते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए? तो मेरी नज़र में फिर वही कहूँगा कि ये इंसान होने के लायक ही नहीं है, ना इंसान कहलाने के लायक है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कोरोना, आपको पता है, हर जगह पे लोगों को घेर रहा है। देश में हालात बुरे हैं। 4 लाख से ज़्यादा केस रोज़ाना हो रहे हैं। बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, इवन वैक्सीनेशन शुरू हुआ 1 तारीख से होना था 18 साल से 45 के बीच की उम्र के लोगों के लिए, लेकिन उतनी वैक्सीन कई स्टेट में थी नहीं, तो इसलिए वो देर से शुरू हुआ। दिल्ली में आज से शुरू हुआ। धीरे धीरे हम सब लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और आज से बढ़ा दिया गया, अगले मंडे तक है। यूपी में भी जो लॉकडाउन ख़त्म होना था उसको भी 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। ओडिशा में करीब 15-17 मई तक कर दिया गया। महाराष्ट्र में भी बढ़ा दिया गया। तो अलग अलग स्टेट्स अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि कमाल की बात यह है कि देखिए, यूपी में पंचायत चुनाव था, तब तक 2-2 दिन के लिए बस लॉकडाउन हो रहा था। अब चुनाव ख़त्म हो गया तो अब लॉकडाउन सब बढ़ रहा है। तो ये जो काम हमें पहले करना चाहिए था वो अब हम कर रहे हैं। अब वेस्ट बंगाल में भी अब देखिए, दुआ यही है कि वहाँ ऐसी हालत ना हो, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव और रैली हुई है, चुनाव में जीत हार भी हो गया, लेकिन उसका असर और उसका कहर लोगों पर ना टूटे, बस यही दुआ है। क्योंकि जो लापरवाही बरती गई है
वो डराती है। तो ये कोरोना समाज के हर वर्ग में, हर फील्ड में इसने दस्तक दी है और यही वजह है कि इसने जेल के अंदर भी सेंध मारी है। कोरोना की वजह से बहुत सारे क्रिमिनल, अंडरवर्ल्ड के लोग, इनमें भी दहशत है। लास्ट सैटरडे को बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद, करीब 36 से ज़्यादा जिसके ऊपर केस, सैयद शहाबुद्दीन, तिहाड़ जेल में मौत हो गई कोरोना की वजह से। शहाबुद्दीन के ऊपर मैंने पूरी कहानी आपको इसी क्राइम तक में सुनाई है। कोशिश करेंगे इस कहानी के आखिरी में फिर से वो लिंक डालें ताकि शहाबुद्दीन का पूरा इतिहास क्या है वो आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी है तो ज़रूर सुन लीजिएगा। आज मैं शहाबुद्दीन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि ये पूरी मौत की कहानी और इसके साथ ही अंडरवर्ल्ड में और कौन कौन लोग कोरोना की चपेट में और क्या हाल है वो आपको बताता हूँ। शहाबुद्दीन के ऊपर बहुत सारे केस थे। शहाबुद्दीन कई सालों से जेल में बंद। 2015 में शहाबुद्दीन को 2 भाइयों के कत्ल के सिलसिले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उसके बाद उस मामले में एक तीसरा जो भाई, जो गवाह था, विटनेस था, एक दिन वो गवाही के लिए जा रहा था, उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन खैर उस मामले में शहाबुद्दीन को सज़ा हुई उम्र कैद की। लेकिन बिहार के अलग अलग जेलों में, जैसे यूपी की जेलों में कोई बाहुबली अगर होता है, डॉन अंदर बंद होता है, तो आपको पता है उसको कितनी सारी सहूलियत मिलती है। तो वही हालत थी, उस पर कई लोगों ने उंगलियां उठाई। जिसके बाद 15 फरवरी 2018, 15 फेब 2018 को शहाबुद्दीन को बिहार से ट्रांसफ़र कर दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और ये किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि शहाबुद्दीन को बिहार से बाहर निकालकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए ताकि उसे बहुत सारी सहूलियत जो बिहार की जेलों में मिल रहा है वो ना मिले। तो 2018 फरवरी से शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। 20 अप्रैल को अचानक तिहाड़ जेल में भी लगातार देश की तमाम जेलों में भी कोविड का टेस्ट हो रहा है, उसमें RT-PCR टेस्ट भी हो रहा है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई और वो सिम्टम सारे कोरोना के थे। 20 तारीख को रिपोर्ट आई, शहाबुद्दीन कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उसके परिवार को ये बात पता चली। परिवार ने गुजारिश की कि शहाबुद्दीन को एम्स में दाखिल किया जाए। अब इस वक्त दिल्ली में जो हालत है आपको पता है, बड़े बड़े VVIP मंत्री, इनके अपने अपने परिवार को इनके अपनी मनचाहे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है एक अदद, बल्कि बहुत सारे को तो बेड ही नहीं मिल रहा है। तो खैर कहा, लेकिन तिहाड़ जेल ने कहा कि अभी सिम्टम है लेकिन हालात ठीक है। इसके बाद परिवार हाई कोर्ट पहुंच जाता है और हाई कोर्ट में जाकर एक अर्जी लगाता है कि शहाबुद्दीन की हालत ठीक नहीं है, अस्पताल जो तिहाड़ जेल प्रशासन है वो सही से इलाज नहीं कर रहा और उसको एम्स भेजने का ऑर्डर दिया जाए। हाई कोर्ट ने ये बात तो नहीं मानी, लेकिन हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और दिल्ली सरकार, उसके अंदर में ये तिहाड़ जेल आता है, दिल्ली सरकार से और तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा कि वो शहाबुद्दीन का समुचित और सही इलाज कराए। इसके बाद ये 3 दिन, करीब 4 दिन पुरानी बात है, उसके बाद अचानक शहाबुद्दीन की तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ती है। फिर तिहाड़ जेल प्रशासन उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में एडमिट कराता है, DDO हॉस्पिटल। DDO हॉस्पिटल जो है वो तिहाड़ से एफिलेटेड है, मतलब तिहाड़ के जो भी कैदी होंगे, जो बीमार पड़ेंगे, वो सीधे सबसे पहले DDO हॉस्पिटल जाएंगे। और ये आज से नहीं, बरसों से, जब से ये सारे सिस्टम चल रहा है। तो DDO अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद अचानक तबीयत और बिगड़ी, फिर ICU में शिफ्ट किया गया और उसके बाद शनिवार को शहाबुद्दीन की मौत हो गई कोरोना की वजह से। 53 साल की उम्र थी शहाबुद्दीन की। मौत की खबर फिर सारे लोगों को पता चली, परिवार को पता चली। इसके बाद अब शनिवार से लेकर आज सोमवार तक परिवार ये मांग कर रहा है कि शहाबुद्दीन की जो बॉडी है वो सीवान ले जाए ताकि वो वहाँ पे उन्हें दफना सके। लेकिन कोविड के गाइडलाइंस हैं तमाम अलग अलग स्टेट्स में और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेके ये मामला फंसा हुआ था। शहाबुद्दीन का बेटा, वो भी दिल्ली, और परिवार वाला भी। हालांकि ये भी खबर है कि शहाबुद्दीन की जो वाइफ वो भी कोरोना पॉजिटिव थी लेकिन बाद में ठीक हो गई। तो अब अभी जो खबर है वो ये है कि शायद इसकी इजाज़त नहीं मिली है ले जाने की। हालांकि इस मामले में राजनीति भी शुरू हुई बिहार की तरफ से। RJD के ही सीट पे शहाबुद्दीन सांसद रहे एक्स, तो RJD ने यह मांग की कि बॉडी को भेजा जाए। RJD या बल्कि एक और दूसरी पार्टी है हम, जिसके नेता हैं जतिन राम मांझी, जो बिहार के एक चीफ मिनिस्टर भी रहे,
इन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया और लेटर भी लिखा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को, और उन्होंने शक जताया कि शहाबुद्दीन की मौत के पीछे लापरवाही है और ये एक तरह का कत्ल है। तो एक ये भी सियासत जारी है और उसमें कई नेताओं ने कहा है, इवन लालू प्रसाद यादव की एक बेटी का ट्वीट आया है और इन लोगों का कहना है कि परिवार के कहने के बावजूद तिहाड़ जेल प्रशासन ने सही वक्त पे इलाज मुहैया नहीं कराया, एम्स रेफ़र नहीं किया, डीडीयू अस्पताल में रखा और उसकी वजह से सही वक्त पे सही इलाज नहीं मिला और जिसकी चलते शहाबुद्दीन की मौत हो गई। तो ये अलग बात है, राजनीति से क्राइम का हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा ये है कि वो कहाँ पे होगा, हालांकि कभी खबर थोड़ी देर पहले अरविंद ओझा ये भी बता रहे थे कि शायद दिल्ली में ही दफनाने की बात हुई है और ये है कि जो ख़ास लोग होंगे करीबी परिवार के, बस उतने ही लोग जिनको इजाज़त है वो उसमें शामिल होंगे। अब एक तरफ ये परिवार का इल्ज़ाम था कि एम्स नहीं भेजा गया। अब यहीं पे एक दूसरी खबर इससे जुड़ती है। एक और अंडरवर्ल्ड डॉन, उसको एम्स में भर्ती किया गया और उसको लेके ट्विटर पे और बाकी जगह पे बड़ी सारी आलोचना भी हुई कि एक तरफ आम लोग, दिल्ली वाले और बाकी लोग एक एक अदद बेड के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, और एक क्रिमिनल को, एक डॉन को बाकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो भी एम्स के अंदर। इस डॉन का नाम है छोटा राजन। 2015 में छोटा राजन को बाली से हिंदुस्तान लाया गया था और जब वो हिंदुस्तान आया उस वक्त से लेकर आज 2021 में 6 साल हो गए, छोटा राजन की तस्वीर किसी ने नहीं देखी। उसे बहुत ही ज़बरदस्त सिक्योरिटी के अंदर लाया गया, सीबीआई हेडक्वार्टर में रखा गया और फिर सीधे तिहाड़। तो अब जितने भी केसेस हैं, करीब 70-76 केस हैं छोटा राजन पर, उन सारे केसों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई होती है और छोटा राजन को तिहाड़ जेल के सबसे सुरक्षित बैरक में रखा गया है। उसके आसपास कोई आम कैदी नहीं है, किसी और को जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि छोटा राजन को ये ख़तरा है कि दाऊद गैंग और बाकी जो दुश्मन है वो जेल के अंदर ही उसे मार सकते हैं और तिहाड़ जेल में दाऊद इब्राहिम गैंग के बहुत सारे लोग भी बंद हैं, तो उसे बिल्कुल अलग थलग रखा जाता है। अब पिछले मंडे को, लास्ट मंडे, मुंबई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए छोटा राजन की एक पेशी थी, एक केस के सिलसिले में, अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में। तो वहाँ से अचानक वकील ने जब यहाँ कांटेक्ट किया तिहाड़ जेल में, तो तिहाड़ जेल के एक जेलर ने मुंबई की कोर्ट को बताया कि छोटा राजन कोविड पॉजिटिव पाया गया है और इसीलिए उसको एम्स में एडमिट कराया गया है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस मुकदमे में पेश नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये खबर बाहर आई कि छोटा राजन को कोरोना हो गया है और वो एम्स में है। तो छोटा राजन इस वक्त एम्स में है दिल्ली के। 2015 में सीबीआई हेडक्वार्टर से तिहाड़ जाने के बाद पहली बार लास्ट मंडे को छोटा राजन तिहाड़ जेल से बाहर निकला और बेहद खामोशी से, और उसे सीधे एम्स ले जाया गया और इस वक्त एम्स में, और जो हमारी खबर है कि एम्स में वो रिकवर कर रहा है और इस वक्त उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों ने उंगली भी उठाई कि एम्स में क्यों, डीडीयू में भी उसको क्यों नहीं, अगर शहाबुद्दीन को ले जाया गया तो फिर उसको भी डीडीयू ले जाया जा सकता था। लेकिन जो तिहाड़ जेल प्रशासन, उनका कहना है कि उसको ख़तरा ज़्यादा था बाकी लोगों से और इसीलिए उसको गुपचुप तरीके से एम्स ले जाया गया। लेकिन खैर फ़िलहाल जो खबर है वो ये है कि एम्स में छोटा राजन की हालत अभी ठीक है। तो दो आपको बताया, एक शहाबुद्दीन बाहुबली डॉन सिवान का, जिसकी कोरोना की वजह से मौत हो गई, उम्र 53 साल, तिहाड़ जेल में कोरोना हुआ। दूसरा छोटा राजन, जिसकी उम्र करीब 65-63 साल है और वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन इस वक्त उसका इलाज चल रहा है, एम्स में है और वो रिकवर कर रहा है। ये तो हो गई दो बात। अब आइए अंडरवर्ल्ड के तीसरे डॉन की बात करते हैं, दाऊद इब्राहिम। जो कोरोना की पहली लहर आई पिछले साल 2020 में, उसमें यह खबर थी कि दाऊद इब्राहिम को कोरोना हुआ है और ये बात फैक्ट थी। दाऊद को कोरोना हुआ, दाऊद के कुछ स्टाफ को कोरोना हुआ था, उसकी वजह से दाऊद को हुआ, लेकिन फिर दाऊद का इलाज हुआ और दाऊद के कुछ गार्ड, पर्सनल स्टाफ, इन सबको क्वारंटीन किया गया था और दाऊद तब उस कोरोना से उबर गया और बच गया। लेकिन इस बार कोरोना के सेकंड लेयर में, अभी की जो मैं बात बता रहा हूँ, दाऊद इब्राहिम के भतीजे सिराज कासकर के बारे में खबर आ रही है। ये दाऊद के भाई का बेटा है सिराज कासकर, कि सेकंड लेयर में दाऊद के भतीजे को कोरोना हो गया और उसके बाद उसको कराची के एक अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ आईसीयू में ये रहा, लेकिन सिराज कासकर की कोरोना की वजह से मौत हो गई। तो अंडरवर्ल्ड से एक बड़ी खबर ये भी है कि जो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन है, उसके अपने भतीजे की भी कोरोना की वजह से मौत हो गई। तो शहाबुद्दीन,
की मौत हो गई। छोटा राजन इस वक्त अस्पताल में। दाऊद इब्राहिम के भतीजे की कोरोना से मौत हो गई। अब चौथे डाउन की बात करते हैं। मुख्तार अंसारी, याद होगा आपको, इस किस्से में अभी कहानी में भी सुनाया था मैंने आपको, किस तरीके से वो लगातार पंजाब की जेल में बंद था, जिसको लेकर बहुत उंगलियां उठी। यूपी और पंजाब सरकार के बीच में टसल चला। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को वापस यूपी की जेल में भेजने का ऑर्डर पास हुआ। और उसी के बाद यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को पंजाब से अपनी कस्टडी में लेकर यूपी के बांदा जेल पहुंची और उसको बांदा जेल में रखा गया। बांदा जेल जाने के बाद अगले ही दिन मुख्तार अंसारी का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें वो नेगेटिव आया। बात आई गई हो गई। लेकिन अब अचानक पिछले हफ्ते मुख्तार अंसारी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, सिम्टम कोरोना के थे। इसके बाद टेस्ट हुआ और इस टेस्ट में जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव आई। तो मुख्तार अंसारी इस वक्त जेल में बांदा के, और बांदा के जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी भी पॉजिटिव पाया गया। मुख्तार अंसारी के परिवार ने भी कहा है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल शिफ्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल जेल प्रशासन का कहना है कि जो बैरक में रखा गया वो बैरक बिल्कुल अलग थलग है और जो भी डॉक्टरों की सलाह उसी हिसाब से उसका इलाज किया जा रहा है और अभी उसको अस्पताल भेजने की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए उसे जेल में रखा गया है। हालांकि यूपी के भी अस्पतालों की हालत हम सबसे छुपी नहीं है। एक एक अदद बेड के लिए लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा अफसर हो, बड़ा अधिकारी हो, जुडिशरी से जुड़ा हुआ हो, एक्स जज हो, वकील हो, जर्नलिस्ट हो, इवन विधायक हो। एक विधायक की भी मौत हो गई और उसके बेटे ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की लेकिन कहीं एक अदद आईसीयू बेड नहीं मिला और उसके बाद मौत हो गई। तो चौथा मुख्तार अंसारी जो कोरोना पॉजिटिव है और जेल के अंदर है। शीना बोरा हत्याकांड आपको याद होगा। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्रानी मुखर्जी जो जेल में है, मुंबई की, बंद हैं और ख़बर ये है कि इंद्रानी मुखर्जी को भी कोरोना हो गया। सिम्टम थे, टेस्ट हुआ और उसके बाद इंद्रानी मुखर्जी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है। एक और आसाराम बापू आपको याद होंगे जो रेप और मर्डर के सिलसिले में इस वक्त जोधपुर जेल में बंद है। जब ये कोरोना की बात फैली, खबर फैली और आसाराम बापू की उम्र भी अच्छी खासी है, तो आसाराम बापू के बारे में खबर ये है कि जेल के अंदर ही धरने पर बैठ गए कि मुझे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए क्योंकि सांस लेने में दिक्कत है और बहुत सारी चीज़ें, कोरोना फैल रहा है। बट अस्पताल प्रशासन ने उनकी बात मानी नहीं, तो उन्होंने फिर एक अपील लगाई, अर्जी लगाई कि उन्हें पेरोल पे छोड़ दिया जाए इस कोरोना के महामारी को देखते हुए। लेकिन उनकी इस पेरोल को भी जो है अदालत ने मानने से इनकार कर दिया। फिर वो भूख हड़ताल पर बैठे और तबीयत बिगड़ने की बात की। आखिर में उनकी तबीयत कुछ लगा कि बिगड़ रही है, तब जोधपुर जेल प्रशासन ने आसाराम बापू को तिहाड़ जेल, वो जोधपुर जेल से निकालकर एक अस्पताल में भर्ती कर दिया जो जेल से जुड़ा हुआ है। तो आसाराम बापू को कोरोना नहीं हुआ लेकिन कोरोना के खौफ और डर से वो जेल में शिफ्ट हो गए और जेल प्रशासन का कहना है कि उम्र को देखते हुए एहतियात के तौर पे उन्हें अस्पताल भेजा गया। इसी तौर पे एक अपने दूसरे राम रहीम रॉक स्टार बाबा, इन्होंने इस कोरोना को देखते हुए, ये भी जेल में बंद है, 20-20 साल की 2 सज़ा हुई है। अदालत से गुहार लगाई कि कोरोना फैल रहा है और जेल में कोरोना से बचना और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मुश्किल काम है, तो उन्हें भी पेरोल पे छोड़ दिया जाए और एक बार कोरोना ख़त्म हो जाएगा वापस आ जाएंगे। लेकिन अदालत ने उनकी दलील मानी नहीं और वो जेल में ही है, तो उनको बाहर नहीं दिया गया। अब यहाँ पे सवाल जो है वो ये है कि जो बाहर आज़ाद हैं, कोरोना का हाल क्या है, अस्पताल का हाल क्या है, ये हम सब बेहतर जानते हैं। जेल के अंदर इस वक्त हमारे जो कैदी हैं उनकी हालत क्या है। करीब करीब 4.5 लाख कैदी इस वक्त हिंदुस्तान की 1412 जेलों में बंद हैं। हमारे देश में कुल 1412 जेल है और जो लेटेस्ट है, ये हालांकि 2019 का है, उसके बाद से अभी जो फिगर आया है 2019 में करीब 47 लाख था, बल्कि 47 लाख नहीं, 4,75,000। इस वक्त कहते हैं कि करीब 5 लाख कैदी हिंदुस्तान के 1412 जेलों में अलग अलग बंद हैं। और हमारे जेल की जो कैपेसिटी है, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर जेल में ज़रूरत से ज़्यादा कैदी हैं। मतलब अगर उनकी कैपेसिटी या क्षमता अगर 100 है तो करीब 250 कैदी हैं।
और ये वजह है कि जेल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग फिर कैसे होगी। एक एक बैरक में कैदी ठूंस कर रखे जाते हैं। तो सबसे मुश्किल काम यही है कि इनका क्या करें। हालांकि एक जितने कैदी मैंने आपको बताया 5 लाख, इसमें से करीब करीब 70% जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल हैं। मतलब ये वो कैदी हैं जो जेल के तो अंदर हैं, मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन अभी तक इनके मुकदमे का फैसला नहीं हुआ, इनका जुर्म सिद्ध नहीं हुआ, तो ये अंडर ट्रायल हैं और बरसों से हैं, कई साल से केस चल रहे हैं। तो क्या ऐसे अंडर ट्रायल कैदी जिनके जुर्म संगीन ना हो, उनको इस वक्त ऐसे हालात को देखते हुए छोड़ देना चाहिए पेरोल पे, ज़मानत पे, इमरजेंसी ज़मानत पे? एक ये भी आ रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक अभी आदेश दिया और ये कहा है पूरे देश के स्टेट के हर स्टेट से कि जेल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की मजबूरी को देखते हुए ये खुद स्टेट फैसला करे और पुलिस और जेल फैसला करे। ऐसे कैदी जिनकी करीब 7 साल जेल में रह चुके हैं और बहुत संगीन जुर्म उनका ना हो, या ऐसे कैदी जिनके मुकदमे में बहुत देरी हुई हो, इन लोगों को क्या इमरजेंसी पेरोल पे या ज़मानत पे छोड़ा जा सकता है, ये स्टेट तय करे। और अगर ऐसा है तो उनको छोड़ दिया जाए और फिर जब ज़रूरत हो तो उनको वापस बुला लिया जाए। अब यहाँ पे लेकिन एक इशू दूसरा है, और इशू ये है कि आपको याद होगा कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में लास्ट ईयर जब कोरोना का पहला लहर आया तो करीब 6700 कैदियों को छोड़ा गया, क्योंकि दिल्ली की तिहाड़ जेल में वैसे ही 3 गुना कैदी रह रहे हैं। अब उनमें से 6700 जिन कैदियों को छोड़ा गया, उनमें से ये कहा गया था सभी को कि आप 10 अप्रैल 2021 तक वापस जेल में आएंगे। 10 अप्रैल को बीते हुए आज 23 दिन हो गए, इनमें से 3500 कैदी वापस ही नहीं आए। तो कोरोना के नाम पर जिन 6700 कैदियों को इमरजेंसी पेरोल पे छोड़ा गया, उनमें से 3500 रफू चक्कर हो गए, भाग गए और वो लौटे नहीं हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशन में एक बार फिर वही कोरोना की तस्वीर है, जेल की हालत की तस्वीर है। करीब 5 लाख कैदी जेल के अंदर बंद हैं और वहाँ एक एक बैरक में 8-8, 10-10 कैदी हैं। तो 2 गज़ की दूरी का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि उतने में तो शायद कई बैरक ही ख़त्म हो जाए। तो अब ये देखना है स्टेट को और जेल डिपार्टमेंट को और लॉ जो इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ उनको कि इसका हल क्या निकले। लेकिन ये है कि अचानक हिंदुस्तान के जेलों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ गई है। अब यहाँ एक चीज़ और है, बेशक वो जेल में हो, कैदी हों, मुजरिम हों, लेकिन हमारा संविधान इन्हें भी मानवाधिकार देता है, ह्यूमन राइट्स देता है। इनको भी इलाज का हक़ है, इनको भी इलाज करवाने का हक़ है, इन्हें भी ज़िंदा रहने का हक़ है, जब तक कि कानून उन्हें फांसी की सज़ा न दे। तो उस मौलिक अधिकार, उस ह्यूमन राइट्स के हिसाब से इन कैदियों को भी वो सारी चीज़ें दी जानी चाहिए, ये संविधान कहता है। अब सवाल ये है कि इन 5 लाख कैदियों और इस भीड़ का क्या होगा? क्या फिर वही रिस्क लिया जाए कि 6700 कैदियों की तरह तिहाड़ जेल से छोड़ा जाए और आधे उसमें से रफू चक्कर हो जाए? लेकिन हालात ये भी है कि अगर अंदर रहते हैं तो जान की गारंटी नहीं है, तो क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि वाकई हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई ये चीज़ कि कोरोना ने अंडरवर्ल्ड में भी दस्तक दी है, कैसे खौफ में है, दहशत में है। हालांकि इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अंडरवर्ल्ड इसी कोरोना की वजह से बहुत शांत भी है, और आप देखेंगे कि कहीं इस वक्त कोरोना के अलावा कोई बड़ी इस तरह की गैंग वॉर और बाकी चीज़ों की खबरें या वसूली की खबरें नहीं आ रही हैं। तो ऊपर वाले का शुक्र है कम से कम कि एक तरफ ये चीज़ें हैं, दूसरी तरफ चलो उसकी वजह से कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों में भी दहशत और खौफ है, और उसकी वजह से शायद वो क्राइम नहीं कर रहे हैं। जब कोरोना ख़त्म हो जाए तब भी उनको ऊपर वाला सद्बुद्धि दे और इस रास्ते से वो हटे, अच्छे ही काम करे। तो एक बार फिर आखिर में यही कहूँगा आप लोगों से कि अपना ख्याल रखिएगा। और दूसरा, बहुत सारे मेल आए थे मेरे पास, सैटरडे को कहानी नहीं थी, तो आप लोगों ने चिंता भी चाहिए, कंसर्न भी जताया। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल लोगों से नहीं मिल रहा हूँ, और मुझे लगा कि आप लोगों को कहानी का सिलसिला ना छोड़ूं, क्योंकि इस दुख में, इस अफसोस की घड़ी में और बड़ा नेगेटिव सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कम से कम इसी के बहाने थोड़ी देर तक आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट कहीं और कर दूं, तो इससे बड़ी चीज़ नहीं होगी मेरे लिए, कम से कम आप लोगों के, कि आप लोगों की इतनी मदद कर पाऊँ। और तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, यही कम से कम कर दूँ कि थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों से आपको कहीं दूर ले चलूँ। तो उस दिन बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। एक तो दिन भर लगातार इतने फ़ोन आते हैं मदद के लिए, और मैं फिर कहूँगा वही कि बहुत लाचार, मजबूर, बेबस महसूस करता हूँ कई बार, क्योंकि मदद इतने लोगों की नहीं हो पाती। सिलेंडर की ज़रूरत है किसी को इंजेक्शन की ज़रूरत है, किसी को बेड की ज़रूरत है, किसी को आईसीयू की ज़रूरत है। जितना हो पा रहा है ज़रूर कर रहा हूँ, और आप लोगों से भी यही कहूँगा, जितने लोगों की मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। इस वक्त
किसी को इनकार मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं भी हो पा रहा है तो सीधे मना ना करें, कम से कम उसे हिम्मत और हौसला दें, दिलासा दें। क्या पता शायद कहीं से कोई और मदद मिल जाए, बट उसके दिल में ये ना हो कि शायद सारे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि उम्मीद ही इंसान को ज़िंदा रखती है और अगर उम्मीद ही नहीं रहेगी तो फिर ज़िंदगी भी नहीं बचेगी। तो ऐसे हालात में एक दूसरे का सहारा बनिए, जितना जिससे बन पाए। बहुत छोटी छोटी भी मदद हो सकती है। आप खुद से कुछ ना कर पाएँ, आप अपने 4 दोस्तों को ही व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है, तुम्हें कुछ पता है। अगर आप दूसरे शहर में हैं, किसी और शहर से मदद की है, आप उस शहर में किसी को जानते हैं, आप उसको बोल सकते हैं, उसका नंबर दे सकते हैं, नाम पता दे सकते हैं कि अगर कहीं से इसकी कोई मदद मिल जाए। तो ज़रा सा भी कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण आए उसको ज़रूर छोड़िए मत, और जितना मदद हो सके कीजिए, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद ज़रूर करनी चाहिए, वरना फिर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। और क्या पता आपकी ज़रा सी मदद किसी की ज़िंदगी बचा ले। तो मदद कीजिए, अपनी भी मदद कीजिए, क्योंकि अपना ख्याल रखिए, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ रहिए, ज़रूरत ना हो बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए, लोगों से मत मिलिए। और बस यही दुआ है कि ऊपर वाला आप सबको अच्छा रखे और ये जो वक्त है ये जल्दी टल जाए। थैंक यू वेरी मच।